इन्होंने ड्यू परमिशन नहीं लिया था उस गांव में जाने का। इनका आर्गुमेंट था कि आप बाकी गांव में नहीं रोके तो कल्याण बिगा जाने से कैसे। एक ऑप्टिक्स था, एक पॉलिटिकल ऑप्टिक्स था। ये मैसेज देना चाह रहे थे कि भाई हम चीफ मिनिस्टर गांव में जाके यहाँ कुछ नहीं हो रहा, यहाँ लोगों को 3 डेसिमल जमीन नहीं मिला और 2 लाख रुपया नहीं मिला। आरसीपी और प्रशांत किशोर जब भी जेडीयू में जब थे, एक दूसरे से उनकी पड़ती नहीं थी, एक दूसरे को वो आई टू आई कांटेक्ट नहीं होता था, एक दूसरे को वो पसंद नहीं करते थे। लेकिन आज पॉलिटिकल सिचुएशन ऐसा आया है कि दोनों नेता एक साथ हो गए हैं। सवाल मेरा ये है कि पुष्पम प्रिया चौधरी आपसे नाराज क्यों है? क्या बोल दिया आपने उनके बारे में भाई? केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने पिछले दिनों बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से भेंट की और उसके बाद उनकी मुलाकात हुई तेजस्वी यादव से। प्रशांत किशोर को लेकर के सरगर्मियां बिहार में थमने का नाम ही नहीं ले रही हैं। प्रशांत किशोर लगातार जिले दर जिले यात्रा कर रहे हैं। फिर से पटना में जो उनकी रैली हुई उस पर फेल होने का आरोप लगा। उसके बाद प्रशांत किशोर बिहार के फिर से जिले जिले जा रहे हैं और वहां पर जाकर के छोटी मोटी रैलियां कर रहे हैं। क्या कुछ पक रहा है प्रशांत किशोर के खाने में? आरसीपी सिंह जो कि कभी नीतीश के खास थे, जब वो नीतीश के साथ थे तो प्रशांत किशोर को देखना नहीं चाहते थे, फूटी आंख एक दूसरे को दोनों पसंद नहीं करते थे। अब आरसीपी सिंह प्रशांत किशोर की पार्टी का हिस्सा है। प्रशांत किशोर की पार्टी का हिस्सा रहे एक एक्स आईपीएस जो है वो उनसे नाता तोड़ चुके हैं और खबरें ऐसी चल रही हैं कि वो बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले काफी कुछ हो रहा है बिहार में, तो इन्हीं जटिलताओं को, इन्हीं राजनीतिक रस्साकस्सी को समझने के लिए इस बार के ऑफ कैमरा में हमने बिहार के 2 पत्रकारों को आमंत्रित किया है। तो ऑफ कैमरा के इस एपिसोड में हमारे पहले गेस्ट हैं अमरनाथ तिवारी। अमरनाथ तिवारी बिहार से द हिंदू अखबार के लिए सालों से रिपोर्टिंग करते हैं, बिहार की राजनीति और बिहार के समाज को बेहतर तरीके से समझते हैं। और ऑफ कैमरा के दूसरे गेस्ट हैं ज्ञानेश्वर। ज्ञानेश्वर ऑफ कैमरा में लगातार आते रहे हैं, बिहार की राजनीति के बारे में हमें बताते रहे। तो आज के ऑफ कैमरा में ये दोनों मेहमान हैं और दोनों से हम लोग बातचीत करेंगे और समझेंगे कि बिहार में क्या कुछ हो रहा है। तो चलिए बातचीत शुरू करते हैं अमरनाथ तिवारी से। अमरनाथ जी, सबसे पहले जो टॉपिक मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूं वो टॉपिक है जिसको लेकर के सोशल मीडिया पे ऑलरेडी बहुत डिस्कशन हो रहा है, बिहार में प्रशांत किशोर, है ना। हम लोग पिछली बार भी जब बातचीत किए थे तो प्रशांत किशोर के इर्द गिर्द हमारी बहुत लंबी बातचीत हुई थी। सबसे पहले तो मेरा सवाल आपसे ये है कि पटना में प्रशांत किशोर की रैली हुई, वो एक तरीके से फेल हो गई। जो ऑप्टिक्स होता है, भीड़ जुटी नहीं जुटी, उसमें एक तरीके से माना गया कि वो फेल हो गई। लेकिन प्रशांत किशोर बिहार के अलग अलग जिलों में जा रहे हैं। जहां तक मेरी जानकारी है कि 120 दिनों तक उनकी ये यात्रा चलेगी, उसी में छोटी छोटी रैलियां कर रहे हैं। पूरे 243 विधानसभा सीटों पर जाने की बात कही जा रही है। तो इसको बड़ा तवज्जो दिया जा रहा है। मैं आपसे जान रहा हूं कि इसको कितना महत्व दे रहे हैं आप, और इन रैलियों के इर्द गिर्द प्रशांत किशोर को लेकर के क्या बातचीत हो रही है बिहार में? देखिए, प्रशांत किशोर जी ने रैली किया पटना में, उनकी अपनी एक कोशिश थी, ये शो ऑफ स्ट्रेंथ था उनका, लेकिन ये फेल हुआ, ये सभी लोग जानते हैं। और इसका ये उनका बॉडी लैंग्वेज, जो शाम में 7 बजे या 6:30 बजे रैली का समय होता नहीं है बेसिकली, वो 2-3 बजे रैलियां ओवर हो जाया करती है, क्योंकि जो लौट के जाना चाहते हैं अपने डेस्टिनेशन पर चले जाते हैं सेफली, ये लीडर्स इसका ध्यान रखते हैं। लेकिन प्रशांत जी का एंट्री 6:30 में होता है और आके बोलते हैं पुलिस और एडमिनिस्ट्रेशन ने मुझे मेरे लोगों को आने नहीं दिया। तो इनका जो स्ट्रैटेजी था वो फेल हो गया। और अगले दिन पुलिस ने भी, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने भी एक वीडियो रिलीज किया, उसमें दिखाया गया कि शाम 4 बजे का कहीं कोई ट्रैफिक जाम नहीं था पटना में, सब लोग बड़ा स्मूथली आ जा रहे थे। तो ये एक्सपोज हो गए प्रशांत किशोर। अब उसके बाद से इनके लगातार कोशिश ये है कि पॉलिटिकली अपना प्रेजेंस को कैसे बनाए रखें अगले चुनाव आने तक, जो अक्टूबर-नवंबर में ड्यू है बिहार में। तो उसकी एक कोशिश है कि फिर से बिहार बदलाव यात्रा पर निकले हैं और 120-130 दिनों में 243 कॉन्स्टिट्यूंसी कवर करेंगे, बस लेके निकले हैं। बीच में एक डेवलपमेंट और हुआ कि इनके पार्टी के नेशनल प्रेसिडेंट बने उदय सिंह, जिनके घर में रह के कैंप ऑफिस पटना में शेखपुरा हाउस में, आपको पता है, आप जानते हैं, वो चला रहे थे। तो वो एनके सिंह के भाई हैं, छोटे भाई हैं, और पूर्णिया से एमपी भी रहे हैं 2-3 बार। तो उनको उन्होंने पार्टी का प्रेसिडेंट बनाया है। अब पार्टी के प्रेसिडेंट बनने के बाद उदय सिंह अपने मीडिया मैनेजमेंट में लग गए हैं। लोगों को, सीनियर्स लोगों को फोन आ रहा है और पत्रकारों को इनवाइट किया जा रहा है कि भाई आइए उनसे मिलिए। तो अब क्या है क्या नहीं, लेकिन ये प्रशांत किशोर की जो पार्टी है, प्रशांत किशोर जो है, ये बिहार में
जो पत्रकारों के बीच में चर्चा का है या लोगों के बीच चर्चा है, ये अमूमन लोग मानते हैं कि ये बीजेपी की बी टीम ही की तरह काम कर रहे हैं, और चाहे ये माने या ना माने, लेकिन नीतीश के खिलाफ बोल के बिहार में काम करना थोड़ा सा इम्पॉसिबल सा लगता है। और ये अभी वहां भी गए थे, कल्याण बिघा भी गए थे, वहां भी बहस हुई इनकी, वहां के जो अधिकारी थे, क्या थी उसकी वजह? क्या वाकई इनको गांव जाने से रोका जा रहा था या कुछ और चीज थी, कोई और बात थी ग्राउंड पे? नहीं, रोका जरूर जा रहा था। वहां एसडीओ थे, वो उनको रोके, बाकी गांव में जाने से नहीं रोका गया इनके काफिला, लेकिन इन्होंने ड्यू परमिशन नहीं लिया था उस गांव में जाने का। इनका आर्गुमेंट था कि आप बाकी गांव में नहीं रोके तो कल्याण बिघा जाने से कैसे। एक 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 ऑप्टिक्स था, एक पॉलिटिकल ऑप्टिक्स था। ये मैसेज देना चाह रहे थे कि भाई हम चीफ मिनिस्टर गाँव में जाके यहाँ कुछ नहीं हो रहा, यहाँ लोगों को 3 डेसिमल जमीन नहीं मिला और 2 लाख रुपया नहीं मिला, बाकी तमाम चीजों 3-4 सिग्नेचर कैंपेन शुरू करना चाह रहे थे। लेकिन ये ड्यू परमिशन नहीं था। ड्यू परमिशन का बिहार शरीफ में था, जो नालंदा का डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर है वहां के लिए था। बाद में वहीं जाके वो अपना भड़ास भी निकाले नीतीश जी के खिलाफ, चीफ मिनिस्टर के खिलाफ। लेकिन बहस तो हुई है, बहस हुई वहां पर, और इनको जाने से रोका गया। ये आउटस्कर्ट से ही लौट गए थे। ओके ओके। इसके अलावा एक और डेवलपमेंट हुई है, अभी तो चुनाव में भी पार्टी नहीं उतरी है फुल फ्लेज, लेकिन उसके पहले ही जो इनके यूथ विंग के प्रदेश अध्यक्ष थे एक्स आईपीएस आनंद मिश्रा, जब वो जनसुराज से जुड़े थे तो बहुत जोर शोर से, मुझे याद है पटना के शायद बापू सभागार में या फिर किसी बड़े सम्मेलन में उनकी लॉन्चिंग हुई थी, उनको मंच पे लाया गया था, उन्होंने बड़ी बड़ी बातें कही थी। अभी उनके पार्टी छोड़ने की बात आ रही है, तो क्या है जानकारी? एक्स आईपीएस अधिकारी आनंद मिश्रा क्यों जनसुराज से हट रहे हैं? अभी तो चुनाव भी नहीं हुआ, तो मतलब किस बात की नाराजगी है, क्या हुआ, क्यों हट रहे हैं? देखिए, जनसुराज आनंद मिश्रा कोई पहले पार्टी अधिकारी नहीं है पार्टी के जो छोड़ के गए हों। इसके पहले भी लोग जा चुके हैं, मुनाजिर हसन और टाइप जैसे जो नेता आए थे बाहर से, वो लोग भी छोड़ के जा चुके हैं। और ये उनका एलिगेशन, आनंद मिश्रा आसाम कैडर के आईपीएस ऑफिसर रह चुके हैं। बीजेपी लोग कहते थे कि बीजेपी को लाया और बीजेपी शायद ये टिकट लेके जाए। अब इंटरनल पॉलिटिक्स क्या है आनंद मिश्रा की, बीजेपी से बात हुई या नहीं ये मुझे जानकारी नहीं, आनंद मिश्रा से बातचीत नहीं थी। लेकिन जो लोग छोड़ के जा रहे हैं प्रशांत किशोर को, उनका जरूर ये एक एलिगेशन रहता है कि थोड़ा पार्टी एक डिक्टेटरशिप की तरह चलती है। जो प्रशांत किशोर कहते हैं वही होता है, वही मानना पड़ता है लोगों को, और उनकी तवज्जो उनको नहीं दी जाती है, वो उनकी प्लानिंग को एग्जीक्यूट नहीं किया जाता है। तो बहुत सारे लोग छोड़ के जा रहे हैं और आ भी रहे हैं। प्रशांत किशोर कहना है कि पॉलिटिक्स है, पॉलिटिकल, ये चुनाव के पहले बहुत सारे लोग आएंगे और जाएंगे, इससे पार्टी को फर्क पड़ता नहीं। बिल्कुल, अभी हमने देखा कि नीतीश के पुराने सहयोगी रहे। मैं एक किताब पढ़ रहा था जिसमें बताया गया कि नीतीश कुमार के आंख और कान बने रहे आरसीपी सिंह, जो कि जदयू से अलग होकर के पहले बीजेपी में गए थे। मुझे याद है नेशनल एग्जीक्यूटिव की बैठक हुई थी दिल्ली में, और ये मेरे ख्याल से प्रगति मैदान में वो बैठक हुई थी, और उसमें आरसीपी सिंह को मैंने देखा था मंच के नीचे 4वीं या 5वीं कतार में बैठे हुए। और तभी मुझे वो तस्वीर पची नहीं थी कि आरसीपी सिंह जो कि मंच के इर्द गिर्द रहने वाले व्यक्ति हैं, मुख्यमंत्री के आसपास रहे, वो ऐसे कैसे मतलब पीछे बैठ सकते हैं, इतना पीछे। तो अब उनके बारे में भी खबर आ गई है कि वो जनसुराज से जुड़ गए हैं। मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ कि आरसीपी सिंह का कोई बहुत बड़ा वोट बैंक नहीं है, ना ही वो बिहार के कोई बड़े नेता या बड़े नेता है, मतलब ये कह सकते हैं आप। प्लानिंग एक चीज होती है, लेकिन जन नेता तो नहीं है आरसीपी सिंह। आरसीपी सिंह के जनसुराज से जुड़ने का कितना फायदा देख रहे हैं प्रशांत किशोर को, या उनके आने से पार्टी का क्या भला होगा इस चुनाव में? देखिए, आरसीपी सिंह 1-2 साल नहीं, कई सालों से नीतीश कुमार के मैन फ्राइडे थे, और उनको बेसिकली पार्टी में ऑर्गेनाइजेशनल मैन की तरह लिया जाता था। वो संगठन को चलाने में काफी दक्षता थी उनकी। वो कोई मास पॉलिटिकल लीडर नहीं रहे कोई इस तरह से, लेकिन संगठन को, पार्टी को, जेडीयू को ब्लॉक लेवल पर, बूथ लेवल तक ले जाने का श्रेय उनको जरूर दिया जाता है, आरसीपी को। अब आरसीपी नाराज चले, और ये दोनों नेता आरसीपी और प्रशांत किशोर जब भी जेडीयू में जब थे, एक दूसरे से उनकी पटती नहीं थी, एक दूसरे को वो आई टू आई कांटेक्ट नहीं होता था, एक दूसरे को वो पसंद नहीं करते थे। लेकिन आज पॉलिटिकल सिचुएशन ऐसा आया है कि दोनों नेता एक साथ हो गए हैं, दोनों की दोस्ती हो गई है, और दोनों एक दूसरे कंधे पर हाथ रख के बड़े भाई छोटे भाई का ये दे रहे हैं, अपना श्रेय दे रहे हैं। लेकिन आज आरसीपी का एक संगठन बनाने की क्षमता है। हो सकता है प्रशांत किशोर उनको, या कहीं से कोई जो बड़े भ्राता होंगे पॉलिटिक्स में, जो जिनको लोग बीजेपी की तरह देखती है, बीजेपी के कहने पर दोनों साथ आए हों, ये अलग बात है, ये देखने को आगे। लेकिन नालंदा से आते हैं आरसीपी,
और बीजेपी की प्लानिंग हो सकती है रिमोट, जो अभी लोग नेता नहीं मानते हैं। नेता कहते हैं कि नहीं, हमारे नेता तो नीतीश कुमार ही बिहार में रहेंगे, उनके अधीन ही चुनाव लड़ा जाएगा। लेकिन आरसीपी नालंदा से आते हैं और सेम कास्ट से आते हैं, तो कोई इनकी इनकी अपनी एक स्ट्रैटेजी हो सकती है। किसी कहने पर दोनों नेता एक साथ मिल सकते हैं। और आगे आने वाले दिनों में इस तरह के छोटे छोटे जो पॉलिटिकल यूनिट्स हैं, जैसे शिवदीप लांडे चला रहे हैं मुंगेर के इलाके में, शायद ये लोग भी एक साथ आए प्रशांत किशोर के साथ। नहीं, लेकिन शिवदीप लांडे तो एक अलग ही धारा में जा रहे हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि वो अपनी ही पार्टी, अपनी ही चीजें लॉन्च कर रहे हैं। मैं देख रहा हूँ शिवदीप लांडे को, मैं जब पटना में था तो मैं देखता था कि वो वर्दी में घूमते थे पटना की सड़कों पे, काला चश्मा लगा करके, और मीडिया उनके लिए सिंघम जैसे शब्दों का इस्तेमाल करता था। आज वो व्हाइट शर्ट पहन करके जो है गाँव की गलियों में घूमते हैं। लेकिन मेरा मानना है कि आरसीपी सिंह का आपने बहुत सही याद कराया कि जब जदयू में आरसीपी सिंह थे तो नीतीश के आंख कान बने हुए थे। प्रशांत की एंट्री होती है, प्रशांत भी जदयू में एकदम टॉप लेवल पे जाने के लिए छटपटा रहे थे। वो चाह रहे थे कि नीतीश कुमार उनको अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दे, लिहाजा दोनों में नहीं पट रहा था, आरसीपी सिंह और इसमें नहीं पट रहा था, दोनों अपनी अपनी कुर्सी। प्रशांत वो कुर्सी चाह रहे थे जो आरसीपी सिंह के पास था जदयू में। मैं सही हूं ना? बिल्कुल बिल्कुल तो बिल्कुल। अब मुझे ये बताइए कि अगर भले किसी के कहने पे, किसी के रणनीति के तहत ही ये दोनों एक किसी साथ के आ गए दबाव हैं, आरसीपी सिंह और प्रशांत किशोर, अभी आप सवाल के जवाब में कह रहे थे कि प्रशांत किशोर को जो लोग हैं वो ये आरोप लगा रहे हैं कि पार्टी जो है वो डिक्टेटरशिप की तरह चलती है, जो प्रशांत कहते हैं वही होता है। तो ये साथ कितना लंबा चलता हुआ देख रहे हैं आप? पॉलिटिकल कंपल्सन हो सकता है आरसीपी और प्रशांत किशोर के लिए, दोनों का एक साथ होना। कितने दिनों तक ये जोड़ी चलेगी ये कहना बड़ा मुश्किल है, लेकिन चुनाव तक शायद ये चले, इसलिए कि पार्टी को चलाने के लिए आपको पता है फंड की जरूरत होती है, लोगों की जरूरत होती है। जब पिछले साल 2024 में अक्टूबर या नवंबर में आरसीपी ने अपनी पार्टी का गठन किया था, आप सबकी आवाज, उस वक्त उन्होंने उसी दिन ये अनाउंस किया था कि मैं 140 कैंडिडेट मेरे पास हैं, बल्कि मैं चुनाव 243 सीट पर लड़ूंगा। लेकिन हम लोग पूछते रहे 140 कैंडिडेट का नाम, 20 का ही बता रहे तो वो नहीं बता पाए थे। तो कैंडिडेट भी कहां से लाएंगे, उनको चुनाव कैसे लड़वाएंगे? तो ये पॉलिटिकल कंपल्सन होता है इलेक्शन के समय। तो शायद इलेक्शन तक चले, लेकिन इलेक्शन के बाद चलेगा इसको मैं पूरी तरह से कह नहीं सकता, श्योर नहीं हूं। ओके, चलिए प्रशांत किशोर जो टॉपिक है उस पे एक आखिरी सवाल मेरा आपसे। प्रशांत किशोर की बिहार में एंट्री हुई है, सोशल मीडिया आप देखिए तो आपको ऐसा लगता है कि प्रशांत किशोर ही बिहार की आखिरी उम्मीद है। जिस तरीके से उनके वीडियोस पे कमेंट या उनकी चीजों को लेकर के, और प्रशांत किशोर ने शुरू में ऐसा मुझे लगता है कि बिहार के सही मुद्दे को छूने की कोशिश भी की थी, पलायन, बेरोजगारी, अशिक्षा, जाति देख करके वोट देना, उनको उन्होंने टारगेट किया था। लेकिन ऐसा लगा कि उसके बाद प्रशांत किशोर जाति की राजनीति में फंसते चले गए, जाति पे कमेंट करना, जाति की राजनीति में जाना, और फिर मतलब ऐसा लगा कि प्रशांत किशोर कहीं लॉस्ट हो गए, जहां तक मैं देख रहा हूं। अब एक बार फिर से प्रशांत किशोर कोशिश कर रहे हैं। मैं बहुत ही मुश्किल सवाल पूछ रहा हूं, मुझे पता है राजनीति में इस सवाल का जवाब मुश्किल होता है। बिहार के आम लोग क्या वाकई प्रशांत किशोर को एक उम्मीद की तरह देख रहे हैं? एक बात। दूसरा कि अभी जो विधानसभा चुनाव होने वाले हैं उसको लेकर प्रशांत किशोर के बड़े दावे हैं, आप बतौर पत्रकार क्या देख रहे हैं? अभी जहां पे हम बैठे हैं वहां से प्रशांत किशोर की क्या स्थिति आप देख रहे हैं राजनीतिक तौर पे इस चुनाव में? देखिए, प्रशांत किशोर इसके पहले भी बाईपोल में 4 सीट पर लड़ चुके थे बिहार में, और चारों सीट पर इनकी पराजय हुई थी, इन कैंडिडेट्स हार गए थे। लेकिन इन्होंने एक फेस सेविंग ग्रेस लिया कि 10% वोट मुझे मेरे कैंडिडेट्स को मिला। इनका 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 अचीवमेंट, पॉलिटिकल अचीवमेंट उस बाईपोल में यही रहा कि ये 2 सीट पर आरजेडी कैंडिडेट, जो आरजेडी के सीट थे, उनको ये हरा पाए थे। तो पर्पस जो था वो सॉल्व हो गया था। तो इनका पर्पस चुनाव, मुझे जो लगता है एज ए जर्नलिस्ट, जो मैं प्रशांत किशोर को जो असेस करता है, तो प्रशांत किशोर इस मकसद से बिहार में राजनीति नहीं कर रहे हैं कि उनको राजनीति में या उनको सत्ता में आना है। प्रशांत किशोर इस मकसद से चुनाव में जा रहे हैं ताकि वो अपोजिशन पार्टी को डैमेज कर जाए, अधिक से अधिक उनके सीटों पर अपने कैंडिडेट को डाल करके हरा पाए। अगर 20-25 सीट भी डैमेज करते हैं तो शायद जिनके कारण ये इस इलेक्शन में कूदे हैं उनका पर्पस सॉल्व हो जाए। अब रही बात पत्रकारों की, तो पत्रकार बिल्कुल ये सोशल मीडिया पर प्रशांत किशोर ने अपना प्रेजेंस दिया, इनमें मास्टर हैं, उनकी अपनी एक टीम चलती है, उनका एक अपना टीम है, आप रैलीज में भी देखेंगे, उनसे मिलने जाएंगे। लेकिन
ये जिस तरह के पत्रकारों की गिरफ्त में आ चुके हैं पटना में, शायद इसका भी एक मैसेज बड़ा ही खराब गया है लोगों के बीच में कि कैसे ये फलाने आदमी फलाने पत्रकार के चक्कर में पड़े, उनके घर जाए खाना खा रहे हैं, उनसे बात कर रहे हैं, और कुछ तो ये भी कह रहे हैं ऑफ द रिकॉर्ड कि इन्होंने कुछ सोशल मीडिया को फाइनेंस भी, फंड भी करने की कोशिश किया है अपने इन्फ्लुएंसर्स, जो आजकल बोलते हैं, इन्फ्लुएंस करने के लिए वोटर्स को। तो आज की जनता ठीक है, एक सोशल मीडिया आया है, लोग जागरूक हो रहे हैं, लेकिन बिहार की जनता काफी जागरूक, वो पता होता है कि कौन क्या कर रहा है पॉलिटिकली, एटलीस्ट कौन क्या कर रहा है और किसका मूव क्या है। तो जनता में एक्साइटमेंट, एक शुरू में आप ठीक बोल रहे हैं कि प्रशांत किशोर को लेकर के शुरू में एक्साइटमेंट था, एक अल्टरनेटिव, पॉलिटिकल अल्टरनेटिव नीतीश लालू को छोड़ करके कोई एक व्यक्ति आया है, लेकिन अब धीरे धीरे उनका वो ऑरा, उनका वो पॉलिटिकल प्रेजेंस खत्म हो रहा है लोगों के बीच। तो प्रशांत किशोर की राजनीति को आपने समझ लिया, मुझे उम्मीद है। अब चलते हैं चिराग पासवान, नीतीश कुमार और बीजेपी के खेमे में क्या हो रहा है, और इस बारे में बातचीत करने के लिए हमारे साथ हैं ज्ञानेश्वर। ठीक है, तो ज्ञानेश्वर जी, बातचीत की शुरुआत करते हैं चिराग पासवान से। खबर ये आई कि चिराग पासवान बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मिले, और आज जब हम लोग ये बातचीत कर रहे हैं तो उनकी मुलाकात हुई है तेजस्वी यादव से। तो ये बिल्कुल दो अलग अलग कोणों से जो नीतीश इनकी, माफ करिएगा, चिराग की मुलाकात हुई है, इसका क्या मतलब समझे, क्या राजनीतिक अर्थ है इसका? नहीं विकास भाई, देखिए, चिराग पासवान को नीतीश कुमार से मिलना ही था, क्योंकि बात एनडीए की थी और एनडीए में सीट शेयरिंग पर बातचीत शुरू हो चुकी है और बातचीत ठीक गति से आगे बढ़ रही है। जो खींचतान थी वह सुलझती हुई दिखाई पड़ रही है। और आपको याद होगा कि नीतीश कुमार ने प्रायः गठबंधन के सभी नेताओं से, सभी पार्टियों के नेताओं से मुलाकात कर ली थी, लेकिन चिराग पासवान से मुलाकात नहीं हुई थी और इसे लेकर कई तरीके की चर्चाएं शुरू हो गई थी। तो देखिए, चिराग पासवान ने नीतीश कुमार से मुलाकात के पहले, एक दिन पहले ही दरभंगा में यह स्पष्ट कर दिया, ताकि कोई खटराग न रहे कि नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री हैं और नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री रहेंगे। और ऐसी ही बात सम्राट चौधरी ने भी दोहरा दी थी। तो जब वह नीतीश कुमार से मिलने पहुंचे, इसके पहले चिराग पासवान ने कंफ्यूजन दूर किया कि मुझे नीतीश कुमार को मंजूर करने में कोई परेशानी है। तो चिराग मिलने गए, और आपको सियासी समीकरण का पता है कि बिहार में एनडीए के भीतर जो सीट शेयरिंग होनी है, और जिस तरीके से चिराग पासवान ने 2020 में चुनाव लड़ा था, उनमें किन सीटों पर चुनाव लड़ा था, कहां उन्होंने नुकसान पहुंचाया था, और बीजेपी की जीती हुई कितनी सीटें, यह भी आपको पता है। तो चिराग पासवान को जितनी सीटें मिलनी है, जो मुझे उम्मीद के मुताबिक 20 से 25 सीटें लगती हैं, एक राज्यसभा की सीट का आश्वासन मिल सकता है, तो उन 20 से 25 सीटों में से भी अधिकाधिक सीटें जो है वह जेडीयू के खाते से ही आनी है, क्योंकि हारी हुई सीटें जेडीयू की ही है। तो इसलिए नीतीश कुमार से मुलाकात, चाचा भतीजे की मुलाकात हो गई है। आपको मकर संक्रांति का वह भोज भी याद होगा कि चिराग पासवान के पहुंचने के पहले ही नीतीश कुमार पहुंच गए थे, और इसके बाद क्या क्या सब कुछ हुआ था और क्या क्या चर्चाएं शुरू हो गई थी। तो बीजेपी नेतृत्व ने, आपको यह भी याद होगा कि दिल्ली में विनोद तावरे ने जाकर चिराग पासवान से उनके बंगले पर मुलाकात की थी। तो वहां जो समस्याएं थी, जो खींचतान थी, उसे दूर करने का प्रयास किया गया है। और चिराग पासवान की कई बातें थी जिसे नीतीश कुमार ने इस मुलाकात में, जब देखिए दोनों मिलते हैं तो चाचा भतीजे की मुलाकात हो जाती है। जब आप बाहर होते हैं, दूर होते हैं, तब आप कुछ भी कह लीजिए। तो चिराग पासवान ने कहा कि देखिए, पिताजी मतलब रामविलास पासवान, उनकी आदमकद प्रतिमा लगनी चाहिए। हमारी जानकारी है कि यह मांग नीतीश कुमार ने तुरंत मान ली और बिहार में रामविलास पासवान की आदमकद प्रतिमा लगेगी। कुछ लोग कह रहे हैं कि सुशील कुमार मोदी की प्रतिमा भी लगाई जाएगी। ठीक इसी प्रकार से देखिए, जो पटना में वह कार्यालय है, जो एलजेपीआर का कार्यालय अब कहा जाएगा, जिसमें पशुपति पारस थे, उन्हें खाली कराया गया, तो वह जीर्ण अवस्था में है। उसे ठीक करने का आश्वासन भी नीतीश कुमार ने दिया और तुरंत अपने प्रधान सचिव को बुलाकर कहा कि यह बात भी मान लेनी चाहिए। फिर इसी तरीके से चौकीदार दफादार की कुछ समस्या लेकर गए थे चिराग पासवान, तो वे बातें भी हो गई। तो अब यह खींचतान खत्म होती दिखाई पड़ रही है, संपूर्ण एनडीए एकजुट दिखाई पड़ रहा है। हाँ, मुकेश सहनी को लाने की कोशिश अब भी जारी है और चिराग पासवान
और तेजस्वी यादव की जिस मुलाकात की आप चर्चा कर रहे हैं वह अनायास मुलाकात है। एक पहुंच रहे क्या थे, मतलब है अनायास मुलाकात से? नहीं, देखिए आपको पता है कि आजकल मतलब जो सीमा पर शहीद हुए हैं उनके 100 जो आ रहे हैं बिहार में, तो उन्हें लोग श्रद्धांजलि देने जा रहे हैं, विदाई देने जा रहे हैं। तो इस दरमियान ही मुलाकात दोनों की हो गई और कोई ऐसी बात नहीं हुई तो हुई। देखिए जब मुलाकात करनी हो तो 100 लोगों और 200 लोगों के बीच कोई मुलाकात नहीं होती है, तो इसलिए उस मुलाकात का कोई राजनीतिक संदर्भ मुझे निकलता हुआ नहीं दिखता हो। वैसे भी मैं बहुत साफ तौर पर पहले से स्पष्ट हूं कि चिराग पासवान और तेजस्वी यादव की जोड़ी बिहार में नहीं बन सकती, की जोड़ी बिहार में नहीं बन सकती है, क्योंकि चिराग पासवान तेजस्वी यादव के अधीन काम करने आएंगे, यह बात हमें समझ में नहीं आती। हाँ, वह उस स्थान की तलाश कर सकते हैं कि जब नीतीश कुमार रिटायर हो तो फिर जो युवा नेतृत्व है जिसमें तेजस्वी यादव है, चिराग पासवान है, प्रशांत किशोर है, सम्राट चौधरी है, उनमें अपनी जगह बनाई जाए, जिसके लिए वह बार बार कहते हैं कि मुझे बिहार बुला रहा है। तो ये देखिए चिराग पासवान तेजस्वी यादव की मुलाकात की कोई राजनीतिक मायने नहीं है, लेकिन चिराग पासवान और नीतीश कुमार के बीच जो मुलाकात हुई है उसके राजनीतिक मायने हैं। और एनडीए में जो खींचतान थी वह कम हुई है और बात बनती हुई दिखाई पड़ रही है। यह बात मुझे अब तक के घटनाक्रम से ऐसा ही दिख रहा है। विकास भाई, आप ये कह रहे हैं कि एनडीए में खींचतान कम होती हुई दिख रही है, मैं आपकी बात मानता हूं, लेकिन मेरे सवाल का जवाब दीजिए कि क्या ये हम पुख्ते तौर पे तब नहीं कह पाएंगे जब एक बार सीट शेयरिंग फाइनल हो जाए? क्योंकि जैसे आप कह रहे हैं कि चिराग को जो सीटें मिलेंगी, एक तो चिराग ज्यादा सीटों की उम्मीद कर रहे हैं, चिराग को जो सीटें मिलेंगी वो जदयू के कोटे से आएंगी, क्या जदयू इसके लिए तैयार हो जाएगा? नीतीश तैयार हो जाएंगे? क्या चिराग को उतनी सीटें मिल पाएंगी जितने की वो उम्मीद रख रहे हैं? क्या वो पद जो वो चाह रहे हैं, जहां तक मैं पढ़ रहा हूँ डिप्टी सीएम के पद पे वो क्लेम कर रहे हैं, तो एक बार सीट शेयरिंग जब तक हो नहीं जाता तब तक ये कहना कि एनडीए में जो कला थी राजनीतिक तौर पे वो थम गई है, क्या ये थोड़ी जल्दी होगा नहीं, ऐसा कहना? मैं ये नहीं कह रहा जब तक डील लॉक नहीं होता है, लेकिन डील लॉक होने की ओर बढ़ा है। आप याद कीजिए ना, संजय झा को नीतीश कुमार दरभंगा का लोकसभा चुनाव लड़ाना चाहते और संजय झा बीजेपी जेडीयू के ब्रिज है, लेकिन जब सीट पर बातचीत शुरू हुई तो दरभंगा की सीट न संजय झा अपने बूते हासिल कर पाए और न नीतीश कुमार छुड़ा पाए। लेकिन नीतीश कुमार ने लवली आनंद मोहन को वचन दे दिया था, तो नीतीश कुमार ने बिट्टो लगा दिया तो शिवहर की सीट छुड़ा ली। अब देखिए जो आप कह रहे हैं सीट की जो संख्या है वह तो 243 ही है, और मुझे कहीं से इस बात में कोई कंफ्यूजन नहीं है कि बीजेपी और जेडीयू 100 सीटों से कम पर चुनाव लड़ेगी। जब 100 सीटों पर चुनाव लड़ा जाना है तो बाकी बचती है 43 सीटें। तो आप 43 सीटों में आपको चिराग पासवान का भी एडजस्टमेंट करना है, जिनके पास कोई एक सीट नहीं है। मटिहानी से उनकी पार्टी जीती थी, राजकुमार सिंह विधायक बने थे, कामदेव सिंह के बेटे, वह भी जेडीयू में शामिल हो गए। उपेंद्र कुशवाहा का एडजस्टमेंट है और जीतन राम मांझी का एडजस्टमेंट है। मुकेश सहनी का इंतजार किया जा रहा है, आएंगे नहीं आएंगे अलग बात है। तो ऐसे में बीजेपी के पास देने के लिए जो उनके जीते हुए विधायक हैं, 80 से अधिक जीते हुए विधायक हैं, यदि 100 पर लड़ना है तो 20 ही तो उनके पास रिक्तियां है ना। लेकिन रिक्तियां कहाँ है? रिक्तियां है नीतीश कुमार के पास, 43 ही जीते थे, अब सुमित सिंह आ गए हैं, जामा खान आ गए हैं, कुछ और जीत मिल गई है, तो इसके बाद रिक्तियां वहां है। तो अब यह देखना होगा कि भाई सीटें, अब देखिए सीट की चर्चा जब करेंगे तो कई सीटें ऐसी हैं जहां चिराग पासवान को चुनाव लड़ाना ही लड़ाना है। अब यदि देखिए राजू तिवारी जो उनके प्रदेश अध्यक्ष हैं, गोविंदगंज से वह चुनाव लड़ना चाहते हैं, गोविंदगंज से ही पहले विधायक भी बने थे। अब गोविंदगंज बीजेपी की जीती हुई सीट है। तो देखिए अब जेडीयू भी इस बात को मापने में लगा है कि हम कहां कमजोर हैं, कहां मजबूत हैं, तो कहां लड़ाई हो। कमजोर सीटों को देने की कोशिश की जाएगी जेडीयू की ओर से, और चिराग पासवान की ओर से कोशिश होगी कि मजबूत सीटों को ले। देखिए वक्फ बिल के बाद जो स्थितियां बनी है कि जो मुसलमान बाहुल्य क्षेत्र हैं
जहां उनके नुमाइंदे चुनाव जीतते रहे, वहां कौन लड़ेगा। तो इन सीटों का भी, हाँ, इन सीटों का भी फेंका फेंकी आप देख सकते हैं कि नहीं भाई तुम ही लड़ लो, तुम ही लड़ लो, तुम ही लड़ लो। जैसे लोकसभा चुनाव 2024 में किशनगंज सीट नीतीश कुमार ने यह जानते हुए लिया था कि मुझे हार जाना है, हार भी गए, हार भी गए, उनके उम्मीदवार भी दूसरी ओर चले गए हैं। तो हम ये नहीं कह रहे, हम ये कह रहे हैं कि भाई जो खींचतान दिख रही थी वह खींचतान कम होती दिखाई पड़ रही है, लेकिन बातचीत कब बिगड़ जाती है और बातचीत कब बन जाती है, यह तो अंतिम समय तक, जब तक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके यह घोषणा न कर दिया जाए और प्रेस कॉन्फ्रेंस में सभी के सभी मौजूद हो। देख ही रहे हैं ना, महागठबंधन की स्थिति देख रहे हैं कि भाई 2,500 रुपए की घोषणा तेजस्वी यादव ने भी कर रखी है और अब कांग्रेस ने भी किया। क्यों नहीं भाई आप एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाते और महागठबंधन के सभी दलों के नेता शामिल होते, उसका ज्यादा इंपैक्ट होता। जी 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 जी, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, क्योंकि गठबंधन में अलग अलग पार्टियां अगर अलग अलग घोषणाएं करेंगी तो उसका बहुत मतलब है नहीं, लेकिन ये हम नेताओं पे छोड़ते हैं। आपने बिल्कुल सही कहा कि अगर एक मंच पे आके गठबंधन के सभी साथियां एक घोषणा करें तो जनता तक उसकी पैठ अच्छी बनेगी। ज्ञानेश्वर जी, हम देख रहे थे कि एक सर्वे आया है, हालांकि जो संस्था है सर्वे करवाने वाली इंक इनसाइट, उसके बारे में मुझे ज्यादा जानकारी नहीं है, लेकिन ये एक सर्वे आया है जिसमें ये क्लेम किया गया है कि जो नए लोग हैं 18 से 29 साल का जो वोटर है, इस सर्वे के मुताबिक उसमें से 42% जो है वो तेजस्वी यादव को सीएम देखना चाहता है, 27% युवा ही नीतीश को सीएम देखना पसंद करते हैं, चिराग पासवान को 7% और प्रशांत को 2% लोग सीएम देखना पसंद कर रहे हैं। मतलब जो ये सर्वे उसके हिसाब से। मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ, क्या वाकई बिहार के युवाओं में तेजस्वी को लेकर के इस तरीके की दिलचस्पी दिखती है जैसा इस सर्वे में दिख रहा है? देखिए विकास भाई, यदि सच कहें तो जैसे ही चुनाव की बात शुरू हुई है, कई सर्वे एजेंसियां आ गई और ऐसी कई सर्वे एजेंसियां हैं जिनके बारे में आपने सुना भी नहीं है, आपने जाना भी नहीं, और सर्वे रिपोर्ट्स आ रहे हैं। कई के बारे में टिप्पणी करना भी मुनासिब मैं नहीं समझता। आप जानते ही हैं सर्वे के पीछे कैसा कैसा खेल होता है। सर्वे लेकर हम भी आ रहे हैं, मतलब लाइव स्टिक भी लेकर आ रहे हैं, क्योंकि बिहार को हम बेहतर समझते हैं, हम बेहतर समझते हैं। एक कोशिश कर रहे हैं कि ट्रैकर हमने भी स्टार्ट किया है, लेकिन इसमें कहीं कोई शक नहीं। देखिए आपने कहा कि 18 साल से 29 साल ना? जी जी जी, हाँ, 18 साल से 29 साल, उसमें तेजस्वी यादव की सबसे ज्यादा पॉपुलैरिटी है, यह हो सकती है, इसमें कहीं कोई शक नहीं। लेकिन इसे भी हम दो अलग अलग नजरिए से देखते हैं। 18 से 29 साल वाले जो लोग हैं वह दो किस्म के लोग हैं। जिन्हें कैरियर बनाना था वे बिहार छोड़कर बाहर चले गए, जिन्हें मजदूरी करनी थी वह बिहार छोड़कर बाहर चले गए, और जो लाचार रहे, जो बेबस रहे, जिनके पास कोई रास्ता नहीं दिखा, या जिन्हें बिहार में ही सब कुछ करना था वह बिहार में रह गए। तो उन्हें तेजस्वी यादव में यह दिखता है कि जब यह आदमी राज्य की सरकार में शामिल हुआ तो उसने नियोजन की बात की, नौकरियों की बात की। तो यहां तेजस्वी यादव के प्रति आकर्षण है। और यह भी जो आपने कहा कि नीतीश कुमार की लोकप्रियता इस वर्ग में घटी है, तो युवा हमेशा युवा को पसंद करता है, क्योंकि युवा को पता है कि हमारी बची हुई उम्र क्या है, और जो प्रौढ़ हो चुके हैं, जो उनके घर के बूढ़े बुजुर्ग हैं, उनकी बची हुई उम्र क्या है। लेकिन जिस तरीके से बाकी नेताओं के बारे में उनके प्रतिशत को दिखाया गया है, मुझे लगता है कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो झोल है। बाकी टिप्पणी आप समझते हैं विकास भाई, इसके बारे में मुझे क्या कहना। कई तरीके के सर्वे आ रहे हैं, कई तो ऐसे आ रहे हैं, मेरे पास भी रोज पहुंच जा रहे हैं, और उसके साथ रिक्वेस्ट भी आ रहे हैं कि इसे दिखा दीजिए। कोई बॉम्बे की एजेंसी है, कोई हैदराबाद की एजेंसी है। हमने भी बहुत माथापच्ची की, तो हमने फिर एक एजेंसी वालों से बातचीत की जिनका एक ट्रैक रिकॉर्ड रहा है, फिर हमने देखा प्रेजेंटर कौन है। अब देखिए कोई बड़ी एजेंसी की बात हो तो उस पर चर्चा करें और उसकी प्रामाणिकता पर भी बात करें। तो हमें लगता है कि अभी आप तो बिहार के ही रहने वाले हैं, और आप स्वयं इस बात का पता कीजिए ना, आप अपने गांव से पता कर लेंगे तो सर्वे की असलियत का पता चल जाएगा।
पता चल जाएगा। बहुत 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 बढ़िया बता रहे हैं आप। एक आखिरी सवाल मेरा ये है कि बिहार विधानसभा का जो चुनाव होने वाला है, जिसमें बहुत गहरी नजर, मैं आपको बताऊं दिल्ली में भी जो बिहार के नहीं भी रहने वाले हैं उनकी भी नजर है बिहार के चुनाव पे कि कैसा होता है चुनाव, क्या नतीजे आएंगे और क्या होगा, तमाम चीजें। मैं आपसे पूछता हूं कि आप जब पटना से बाहर निकलते होंगे, लोगों से मिलते होंगे, या पटना में भी अलग अलग वर्गों से मिलते होंगे, जैसे पत्रकारों के साथ बैठे हैं, लंच कर रहे हैं, डिनर कर रहे हैं, फिर आप सब्जी लेने गए तो वो सब्जी जो बेच रही हैं या बेच रहे हैं लोग, उनसे मुलाकात हुई, मतलब अलग अलग तबकों से जब मुलाकात होती है ज्ञानेश्वर जी, इस चुनाव को लेकर के क्या टोह मिलती है, क्या बातें मिलती हैं? देखिए, मैं तो बार बार कहता हूं विकास भाई, बिहार में निराशा है, समझे। बिहार के जो लोग हैं, जो बिहार में रह रहे, उन्हें उम्मीद की किरण नहीं दिखती। देखिए, सिर्फ जाति की बातें होती और सिर्फ पटना के आगे बढ़ जाने से, पटना को छोड़कर कौन सा शहर आपको बढ़ता हुआ दिखाई देता है? आप बहुत आसानी से कह देते हैं कि हम पटना से 5 घंटे में कहीं पहुंच सकते हैं। अरे भाई, बगैर सायरन और बगैर हूटर वाली गाड़ी से निकलकर देखिए ना। पटना से निकलने में ही क्या स्थिति होती है, कितना वक्त लगता है। और आप देखिए, पूरे देश में यदि आप स्कूली शिक्षा की बात करें तो चिंता इस बात की होती है सरकारी स्कूलों को लेकर। सरकारी स्कूलों की क्या स्थिति है आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। 52,000 करोड़ रुपयों का बजट है और हर साल हम 520 ऐसे बच्चे नहीं दे पाते हैं जिन पर बिहार फंड। लेकिन पूरे देश में अधिक से अधिक छात्र सरकारी स्कूलों में पहुंचे, जिन्हें सरकारी स्कूल में ही पढ़ना है, प्राइवेट स्कूलों की ओर नहीं जा सकते हैं, इसके लिए अभियान चलता है। लेकिन अभी आपने देखा, दैनिक भास्कर ने बहुत अच्छी रिपोर्ट की, एक्सक्लूसिव रिपोर्ट की, कि बिहार में शिक्षकों को जो हर महीने तनख्वाह पा रहे हैं, उन्हें लाने के लिए किस प्रकार का ऑपरेशन किया। अब तो यह हो गया कि आपको थंब इंप्रेशन बनाना है, आपको अपना फोटो भी अपलोड करना है। लेकिन जब उसकी समीक्षा की गई तो मालूम हुआ गर्मी के महीने में सर्दी के दिनों के कपड़े पहने हुए तस्वीरें सामने आ रही उपस्थिति। मोबाइल किसी और के पास है, मास्टर साहब आए और फिर चले गए, फिर छुट्टी के वक्त आ गए। तो जो हम बार बार कहते हैं, और हमारी चिंता, आपकी चिंता, आप भी परेशान रहते हैं, मुझे पता है। अभी जब आपसे बातचीत हो रही थी गांव के बारे में, कि गांव में बूढ़े माता पिता, देखिए मैं आपको क्या कहूं कि मेरा जो मोहल्ला है, मैं पटना में जहां रहता हूं, मैंने 1999 में घर बनाया हुआ, और वो मोहल्ला भी मुश्किल से 26-27 साल पुराना। मैं जब पता करता हूं अपने पड़ोसियों के बारे में, तो मालूम होता है कि अब सीधे तौर पर बूढ़े माँ बाप भी रहते हैं और उनके जो बच्चे हैं वो यहाँ नहीं। क्यों नहीं? क्योंकि उनके लायक उन्हें रोजगार का अवसर नहीं मिला, इसलिए वो चले। बिहार में क्या अपॉर्चुनिटी है? या तो आप मास्टर साहब बन जाइए, या तो आप सिपाही बन जाइए, या किसी छोटे से शोरूम में आप सेल्समैन की नौकरी कर लीजिए। ये संकट तो है, ये संकट है, और नहीं तो हवाई लेकिन ये चुनाव में, लेकिन ज्ञानेश्वर जी, ये सारी छटपटाहट, ये सारी परेशानी चुनाव में परिणत क्यों नहीं होती है, वोट में क्यों नहीं बदलती है? ये भी एक बड़ा सवाल है ना बिहार को लेकर के। क्योंकि जाति है जो जाति नहीं है, जिनके भीतर जाति खत्म हो गई, वह बिहार छोड़कर चले गए। जब हम और आप दिल्ली में मिलते हैं या दूसरे कोई साथी मिलते हैं, तो क्या हम पूछते हैं एक दूसरे से तुम्हारी जात क्या है? लेकिन जैसे ही हम बिहार में घुसते हैं तो सबसे पहले हमारी जाति पूछी जाती है, हमारे बोले हुए एक एक शब्द की। मैं सबंध हूं, मैं पिछड़ा हूं, मैं अति पिछड़ा हूं, मैं दलित हूं, महादलित हूं। पहले यह पता किया जाता है, फिर पूछा जाता है कि यह आदमी क्यों बोल रहा है। आप यदि सच बोल रहे हैं, बिहार की बात कर रहे हैं, तब भी आपकी जाति का चश्मा पहनकर लोग उसे देखेंगे और समझेंगे। तो ऐसे में सही कह रहे हैं। हाँ, ऐसे में क्या होना है? ऐसे में क्या हो?
आपको पता है हर महीने में 5-6 दिन दिल्ली रहता हूं, लेकिन रोटी जो है जिससे मेरी जिंदगी चलती है, मेरा परिवार चलता है, यदि मैं आपकी उम्र में होता या आपसे कम उम्र में होता तो शायद मैं भी दिल्ली का रास्ता तलाश लेता, लेकिन अब कहाँ जाएंगे, सब कुछ तो यही बना लिया। लेकिन मेरे जैसे कितने लोग हैं? आपको जाने की जरूरत ही नहीं है, आपने अच्छा बना लिया है। सवाल मेरा ये है कि पुष्पम प्रिया चौधरी आपसे नाराज क्यों है? क्या बोल दिया आपने उनके बारे में भाई? देखिए कुछ नहीं, मैं लाइव सिटीज पर एक नया शो लेकर द बिहार बैलेट, और मैं उसमें डाटा माइनिंग कर रहा हूं, आप भी करते हैं। मैं बिहार के लोगों को समझा रहा हूं कि जो पॉलिटिकल पार्टीज है उनके परफॉर्मेंस क्या रहे पहले, और मैं क्या समझाऊंगा, ये तो डाटा है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के डाटा के हिसाब से हम हर पार्टी का हाल बता रहे हैं। तो हमने 3-4 दिनों पहले पीपुल्स पार्टी के उम्मीदवारों का हाल बताया, और हमने ये बताया जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का डाटा कह रहा था कि इनके सारे उम्मीदवारों की जमानत जब्त हो गई, इनके सारे उम्मीदवारों की, और जितने उम्मीदवार थे चुनाव लड़े थे, इनकी पार्टी के नाम पर उन्हें मात्र 1,23,011 मत पूरे बिहार में आए। स्वयं पुष्पम प्रिया जी को बांकीपुर में 5,000 से कुछ अधिक मत और बिस्फी में 1,500 के आसपास मत मिले। अब मुझे क्या पता था कि इस डाटा से वो नाराज हो जाएंगे, इस डाटा से वो नाराज हो, यह डाटा मेरा नहीं था। नाराज होना था तो इलेक्शन कमीशन से नाराज होते हैं। अब वह इतना नाराज हो गए। चलिए देखिए, पत्रकारों को तो बड़े आसानी से लोग कह देते हैं बिका हुआ आदमी, दलाल, पेड गोदी मीडिया, लेकिन इन्होंने मुझे कह दिया, इनकी पार्टी की ओर से कहा गया कि मैं सेक्सिस्ट, मैं सेक्सुअली फ्रस्ट्रेटेड। अरे भाई, मैंने कहा ये अच्छे टेस्ट में नहीं था। हाँ, मैंने अच्छे टेस्ट में नहीं था। मैंने कहा, मैंने एक लाइन में जवाब दिया कि भाई मेरे चरित्र की गवाही तो मेरी पत्नी दे सकती है, बाकी की गवाही कौन देगा। तो देखिए बाद में कहानी समझ में आई कि उनके गुस्से की वजह कहानी क्या थी कि देखिए आजकल क्या है, हमने फिर पुष्पम प्रिया जी को कहीं कहीं सुना तो उन्होंने कहा कि जो इंटरव्यू उन्होंने दूसरी जगहों पर दिए हैं कि मैं पढ़ी लिखी हूं इसलिए नीतीश कुमार के विचारों को पसंद नहीं करती, नीतीश कुमार अच्छे नहीं लगते। लेकिन उनके ही इंटरव्यू से मुझे यह भी समझ में आया कि उन्हें आजकल तेजस्वी यादव बहुत अच्छे लग रहे हैं और वह गठबंधन की राजनीति की ओर बढ़ना चाह रही हैं। तो हमारी जानकारी यह है, मैं पहली बार आपके साथ साझा कर रहा हूं, मैं इन सवालों को कल से कई लोग हमसे कह रहे थे कि वह महागठबंधन में तालमेल करना चाह रहे थे कुछ सीटों में। अच्छा, हाँ, वो महागठबंधन के साथ तालमेल करना चाह रहे थे। लेकिन इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का जब पूरा डाटा हमने दिखा दिया, हम सारी पार्टियों का दिखा रहे हैं, कोई भेदभाव नहीं कर रहे हैं, सब कोई भेदभाव नहीं कर रहे हैं, तो अब तो सब पोल ही खुल गई कि भाई आपके पास वोट कितने थे, तो आपके पास वोट कितने थे, आपकी ताकत क्या थी और आपने पिछले 5 वर्षों में क्या किया। तो नाराजगी की असली वजह यही है। अब वो कोई 2020 के वक्त की कोई बात कर रही हैं कि भाई हमने उस वीडियो में क्या कहा था, तो हमने उस वीडियो में शायद देखिए अब तो 5 वर्ष पुरानी बात याद भी नहीं है, लाल डायरी के पन्ने पलटने होंगे। हमने इलाहाबाद के चुनाव का एक किस्सा सुनाया था। इलाहाबाद में जब हेमवती नंदन बहुगुणा और अमिताभ बच्चन आमने सामने टकरा रहे थे तो कई हजार बैलेट पेपर ऐसे थे जिस पर यह महिलाओं के बैलेट पेपर ही होंगे, तब ईवीएम मशीनें नहीं थी। तो महिलाओं ने क्या किया था कि वोट कैसे दिया था, महिलाओं ने अपना किस दे दिया था अमिताभ बच्चन के साथ के नाम के साथ, तो वो वोट गिनती नहीं हुए थे। तो अब देखिए, अब उनकी नाराजगी की वजह है कि उनकी असलियत की पोल खुल गई, जो इलेक्शन कमीशन का डाटा है। मेरी कोई निजी खुन्नस नहीं है, मेरी कोई मुलाकात नहीं है। वह कह रही है मैं उनसे और मेरी टीम उनसे। अरे भाई, मैं क्यों आपसे इंटरव्यू मांगूंगा? जब आपकी हैसियत हो जाएगी तो जरूर आपके पास जाऊंगा।
जब आप कुछ नहीं, लेकिन ज्ञानेश्वर जी, हम पत्रकारों का काम है नेताओं से मिलना, उनसे इंटरव्यू की गुजारिश करना, देना न देना वो उनका काम है, उनके अधिकार में आता है। मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई बुराई है अगर टीम से किसी ने कभी पुष्पम प्रिया चौधरी से या किसी और नेता से इंटरव्यू मांगा भी तो, है ना? इसमें कोई ऐतराज की बात तो नहीं होनी चाहिए। खैर, ऑफ कैमरा में आप ऐसे ही समय निकालते रहिए थोड़ा बहुत, और हम लोग बतियाते रहे, कम से कम ये सिलसिला चलते रहना चाहिए। आज आप फिर आपने समय निकाला हमसे बातचीत करने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया। तो बिहार विधानसभा चुनाव पर पूरी तरह से केंद्रित रहा ऑफ कैमरा का ये एपिसोड आपको कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा। आपके हर एक कमेंट से हमें कुछ नया करने की उम्मीद मिलती है, इच्छा होती है। बहुत बहुत शुक्रिया।